अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो है लेक्चर है ये लॉ गेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कानून शहादत ऑर्डर इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखें, लॉ गेट के लिए जिस तरीके से आपको पता है कि 25 जून को इसका टेस्ट है और एक्सपेक्टेड है कि ये डिले हो सकता है, और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 12 जून। दूसरी बात ये कि जो इसका सिलेबस है वही इसका सिलेबस सेम ही है, QSO, CPC और लीगल एथिक्स, इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद लीडिंग केसेस, और लीडिंग केसेस के बाद हमारा PPC, CRPC, इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के बाद जूरिस्प्रूडेंस का आपको पता है कि जूरिस्प्रूडेंस दोनों काइंड की है। इसके अंदर आपकी इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस भी आ गई और साथ ही साथ मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस भी आ गई, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस भी आ गई और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी आ गई। अब जो लॉ गेट के लिए ये जो इसका सिलेबस है ये बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये कह सकें सर ये हमने कभी पढ़ी नहीं। अगर लॉ गेट पास करना चाहते तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ QSO, CPC, लीगल एथिक्स और इसके साथ साथ PPC और CRPC, अगर इन मार्क्स पर फोकस कर लें, ठीक है, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, जिनकी वेटेज ज़्यादा है, तो आप बआसानी लॉ गेट तो क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप जो है लॉ गेट पास कर जाएंगे। लेकिन इससे भी बेहतर अगर तैयारी करनी है तो हम जो है डेली क्या करते हैं, डेली मॉक टेस्ट लेते हैं। डेली बेसिस पे हम जो है टेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ वीकली हम जो है एक मॉक टेस्ट लेते हैं। जब हम वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं तो एटलीस्ट हमें ये इवोल्यूशन हो जाती है कि स्टूडेंट की तैयारी किस हद तक हो चुकी है, ठीक है। और फिर जब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जब लास्ट हमारे पास लास्ट वीक बचता है तो उस लास्ट वीक के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है 5 ऐसे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि लॉ गेट का टेस्ट किस तरीके से आता है। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, हम जो है 300 MCQs 300 MCQs जो है हम डिस्कस करते हैं कि कौन से MCQs एक्सपेक्टेड हैं और कौन से ऐसे MCQs हैं जो मोस्ट रिपीटेडली पूछे गए, ठीक है। जो MCQs मोस्ट रिपीटेड हैं वो भी डिस्कस करते हैं लास्ट में, लास्ट 2 डेज़ के अंदर, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि आपका मॉक टेस्ट भी लेते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया लॉ गेट के हवाले से। अब अगर हम QSO को स्टार्ट करें तो जिस तरीके से आपको पता है कि QSO के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने आर्टिकल्स हैं, 166 आर्टिकल्स हैं। और 166 आर्टिकल्स को याद रखने का आसान तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको बआसानी याद रख सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने याद क्या रखना है, आपने सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि जो हमारे पास QSO है उसकी रिपीलिंग और इन्फोर्समेंट डेट कौन सी है। अब एक रिपीलिंग डेट होती है, एक होती है इन्फोर्समेंट डेट, यानी कि किस दिन से ये कानून नाफिज हो चुका, कौन सा ऐसा दिन था जिससे इन्फोर्समेंट यानी कि इन्फोर्स में आया ये कानून। तो इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो क्या है, 28 अक्टूबर 1984। और जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है या फिर अच्छा, डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी जो है वो चेंज है। अब इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, अगर आप इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट को ज़रा खोलें तो इसकी जो हमारे पास डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 26 अक्टूबर, वो मिल जाती है हमें। कौन सी, 26 अक्टूबर। अच्छा, अब अगर आपसे वो इसको घुमा के ये पूछ ले कि किस दिन ये कानून रिपील हुआ, रिपील का मतलब कि चेंज हो गया, ठीक है, किसी और कानून की जगह पे आ गया, तो ये जो है रिपील होता है किस कानून से, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से। तो उसकी डेट भी क्या है, उसकी डेट भी 28 अक्टूबर ही है, क्योंकि रिपीलिंग डेट या फिर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम ही होती है। अब अगर हम ये बात करें कि ये कानून शहादत ऑर्डर अप्लाई कहाँ कहाँ पर होता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपली इतना याद रख लेना है कि जो कानून शहादत ऑर्डर है ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, फैमिली कोर्ट्स पर, और फैमिली कोर्ट्स के साथ साथ
हमारे पास जो आर्बिट्रेशन है, कौन सी आर्बिट्रेशन, ठीक है, इन दोनों पर आपने याद रख लेना है कि नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे हटके जितने भी हमारे पास जुडिशियल मैटर, कोजाई जुडिशियल मैटर, या फिर जो है हमारे पास आर्मी मैटर्स, या फिर जो है हमारे पास किसी भी तरीके से सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग है, वहाँ पर कानून शहादत ऑर्डर एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया हमारे पास कि ये कहाँ इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब अगर हम फर्दर इसको गो थ्रू करें तो हमारे पास सेक्शन नंबर 2 जो है डेफिनेशन बताता है। अब अगर आप डेफिनेशंस को खोलें ज़रा, अब जो आर्टिकल 2 है, डेफिनेशन इस वजह से मुँह से निकल जाता है क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली हम जो भी हम एक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं तो सारे के सारे डेफिनेशंस के सारे के सारे के अंदर सेक्शंस मौजूद होते हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, इसका कोई सरोकार नहीं है कि किस कानून के अंदर आर्टिकल है, किस कानून के अंदर सेक्शन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने याद रख लेना है कि इसके अंदर आर्टिकल्स हैं, कितने 166 आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर सेक्शंस थे, ठीक है। अगर आप उसको देखें, उसको इसके साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर और उसके अंदर कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आ जाती है डेफिनेशन ऑफ कोर्ट। पूछता है कि कोर्ट की डेफिनेशन क्या है। तो ये कहता है कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगल अथॉराइज टेक एविडेंस। कह रहा है कि कोर्ट यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपके जजेस आ गए या फिर मैजिस्ट्रेट आ गए, ठीक है, जो कि लीगली अथॉराइज हों इसलिए टू टेक ओथ, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास एक जो है कोर्ट है। उसके बाद पूछता है कि डॉक्यूमेंट क्या है। अब देखें डॉक्यूमेंट की यहाँ पर डेफिनेशन कुछ और है। डॉक्यूमेंट के बारे में ये कुछ यूँ कहता है कि हर वो चीज़ जिसके ऊपर कोई ना कोई बात लिखी हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखी हो, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल दरवाजे पे कोई बात लिखी है, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे कोई बात लिखी है, ठीक है, या फिर किसी पत्थर पे कोई बात लिखी है, किसी पंखे पे कोई बात लिखी है, किसी प्लास्टिक पे कोई बात लिखी है, सब का सब क्या है, डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगर आप इसके कुछ और डेफिनेशंस पर फोकस करें तो कुछ और डेफिनेशंस हमें मिल जाती हैं कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अब ये कह रहा है कि जो हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस दो काइंड का होता है। अब वो दो काइंड कौन से हैं, एक होता है ओरल, एक होता है डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। क्या होता है, एक होता है ओरल और एक होता है डॉक्यूमेंट्री। अब ओरल की डेफिनेशन ये कहता है कि जहाँ पर ऑल स्टेटमेंट्स, क्या, ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो कोर्ट परमिट कर दे कि ये रिक्वायर्ड हैं, ये एक्सेप्टेबल है, वो क्या है, वो ओरल है। अब ओरल के लिए आपने क्या याद रखना है, जहाँ पर जिस स्टेटमेंट के अंदर जो है ये आएगा कि ऑल स्टेटमेंट्स, तो वो क्या है, वो ओरल के बारे में बात कर रहा है। और जहाँ पर आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स, क्या आ जाएगा, ऑल डॉक्यूमेंट्स, तो इट मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा है। अंडरस्टैंड। प्रोड्यूस टू इंस्पेक्ट बाय द कोर्ट और डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड। फिर उसके बाद कह रहा है फैक्ट। फैक्ट क्या है, फैक्ट मतलब कि हकीकत। अब यहाँ पर फैक्ट की डेफिनेशन के अंदर ये कह रहा है कि एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, ठीक है, एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। फैक्ट मतलब कि हकीकत। फैक्ट मतलब कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे मर्डर करते हुए देखा, ये हकीकत है। देखा मतलब कि खुद आंखों से देखा, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने, वो जैसे रूम में एंटर हुआ, मुझे जो है शराब की स्मेल आई, तो परसीव बाय द सेंसेस की बात कर रहा है। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास कुछ इलस्ट्रेशंस हैं और इलस्ट्रेशन के बाद ये बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को अगर आप देखेंगे तो वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो कि हमारे पास आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 69 तक जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि जो गवाही होगी वो होगी या तो फैक्ट इन इशू के मुताबिक या होगी रेलेवेंट फैक्ट के मुताबिक। सबसे पहले कह रहा है कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर which are connected to another by the way referred in provisions of this order। कह रहे हैं कि एक फैक्ट, एक हकीकत अगर दूसरे के साथ जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ठीक है, या फिर कहेंगे रेलेवेंट फैक्ट। या फिर एक ऐसी स्टेटमेंट है कि हमारे पास द एक्सप्रेशन इंक्लूड्स एनी फैक्ट
फ्रॉम विच आइदर बाय इट सेल्फ कनेक्शन ऑफ अदर फैक्ट, यानी कि खुद से एक मामला है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने ये देखा कि उसने मर्डर किया और मैंने उस एक ए को बी को ये देखा कि ए जो है बी के ऊपर गन पिस्टल वगैरह ताना हुआ था, और जैसे मैं वहाँ से गुजरा तो पिस्टल चलने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई, तो ये क्या है, ये फैक्ट इन इशू है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाए आर्टिकल नंबर 3। अब जो आर्टिकल नंबर 3 है ये क्या बात करता है, हु में टेस्टिफाई। अब हु में टेस्टिफाई का मतलब क्या है, हु में टेस्टिफाई। अच्छा, एक और लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उसके अंदर क्या, उसके अंदर मैं जो है एक ही बोर्ड के अंदर एक ही सिटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर आपको आर्टिकल्स क्लियर किए हैं कि इस आर्टिकल के अंदर ये बात की गई, इस आर्टिकल के अंदर ये बात की गई, इस आर्टिकल के अंदर ये बात की गई। उससे क्या है कि उसको आप उसको अगर आप एक दो बार सुनेंगे उस लेक्चर को तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस आर्टिकल के अंदर कौन सी बात की जा रही है, आपको फिंगर टिप्स पे आर्टिकल्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या है, अब आ जाता है हमारे पास हु में टेस्टिफाई, कौन गवाही दे सकता है। कानून शहादत ऑर्डर बात ही किस बारे में करता है कि कौन गवाही दे सकता है, गवाही किस सूरत में होगी और 12 सबूत किस पर होगा, इन सारे की सारी चीज़ों के ऊपर कानून शहादत बात करता है, इतना तो आपको पता होगा। अब आर्टिकल 3 क्या बात करता है कि ऑल पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। कह रहा है कि सारे के सारे लोग गवाही देने के लिए काबिल हैं, सारे के सारे लोग गवाही देने के लिए काबिल हैं, यानी कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो इंटरेस्टेड विटनेस हो, चाहे फिर वो जो है चांस विटनेस हो, चाहे फिर वो कोई भी किस्म का विटनेस हो, लेकिन वो शख्स गवाही देने के काबिल है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। तो जनरल रूल ने तो ये बात की, फिर उसकी एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है। उसके एक्सेप्शन ने ये कहा कि अगर वो जेल्ड विटनेस हो, क्या कह रहा है, शल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय कोड ऑफ पर्जरी। अगर वो कोर्ट के अंदर झूठी गवाही दे चुका है तो उससे गवाही नहीं ली जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर वो रिपेंड हिज वेज का मतलब ये होता है कि वो माफ़ी मांग चुका है और जो है वो ये कह चुका, वो जो है अदालत से ये कह चुका है अब दोबारा आइंदा ऐसी गलती में नहीं करूँगा, अदालत को गुमराह नहीं करूँगा, तो उससे गवाही ली जा सकती है। Provided that the court shall determine the competence of the witness in accordance with the qualification of the injection of Quran and Sunnah। यानी कि इसने फर्दर फिर ये बात भी कर दी कि हमारे पास जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 तो सिंपल ये कहता है कि चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है बच्चा हो, बड़ा हो, मेल हो, फीमेल हो, सब के सब गवाही दे सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस भी हैं जहाँ पर विटनेस कुरान और सुन्ना के तहत गवाही देगा। अब आर्टिकल 3 के तहत जो गवाही ली जाएगी ना, वो तो कुरान एंड सुन्ना के तहत ली जाएगी, लेकिन आर्टिकल 17 ने तो सिंपल ये बात कर दी कि नंबर ऑफ विटनेस। अब आर्टिकल 17 ने सिंपली इतना कहा कि गवाह कितने होंगे। देखें, इस्लामिक जितने भी हमारे पास इस्लामिक पनिशमेंट्स है, जिस तरीके से हमारे पास जिना बिल जबर है, ठीक है, और फिर हमारे पास अपोस्टेसी, सेडिशन, हरब्बा, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो है कुछ और भी इस्लामिक जो है सज़ाएँ हैं, इस्लामिक जो है क्राइम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने विटनेस होंगे, 4 विटनेस होंगे, और यहाँ पर कितने विटनेस होंगे, यहाँ पे 2 विटनेस होंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आर्टिकल 17 में सवाल आ जाता है कि इन सरकमस्टांसेस में कितने गवाह होंगे, इन सरकमस्टांसेस में कितने गवाह होंगे, तो आपने याद ये रखना है कि ज़िना बिल जबर के अंदर 4 गवाह आई विटनेस होने चाहिए जिन्होंने खुद से वो ज़िना होते हुए देखा हो। और उससे हट के अगर बात की गई है, यहाँ पर अपोस्टेसी है, सेडिशन है, हरब्बा है, या फिर कोई और इस्लामिक जो है हमारे पास क्राइम है, तो वहाँ पर कितने गवाह होंगे, वहाँ पर 2 गवाह होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी बात ये है कि जो इस्लामिक पनिशमेंट है, यानी कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ विटनेस है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर सबसे पहली बात तो मेल होगा, मेल होने के साथ साथ क्या होगा, एडल्ट होगा, एडल्ट होने के साथ साथ क्या होगा, तस्किया शहूद होगा, तस्किया अल शहूद। तस्किया अल शहूद किसको कहा जाता है, वो शख्स जिसने जो पाकीज़ा गवाह हो, यानी कि जिसने कोई मेजर सिन, कोई कबीरा गुनाह ना किया हो।
अच्छा जी, अब उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 से लेके 14 तक क्या है? 4 से लेके 14 तक, 4 से लेके 14 तक आर्टिकल्स जो हैं वो हमें किस बारे में बताते हैं? वो हमें बताते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है? अब देखें, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन तो ये है कम्युनिकेशन विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय फोर्स डिस्क्लोजर। वो कम्युनिकेशन जो कि प्रोटेक्टेड है बाय फोर्स डिस्क्लोजर, यानी कि किसी शख्स को मजबूर नहीं किया जा कि वो जो है गवाही दे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक आर्टिकल और भी है 15, वो भी कुछ इसके साथ ही इंटरकनेक्टेड है, जिसके अंदर जिसको आप काउंट कर सकते हैं कि इन अप टू सम एक्सटेंट इट्स आल्सो एन प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के ज़रिए से भी सवाल आ सकता है, या फिर उसको हम प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको जो है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का ही नाम दिया जाएगा वहाँ पे। 4 क्या है? आर्टिकल 4 तो सिंपल ये कहता है जजेस और मजिस्ट्रेट, जजेस एंड मजिस्ट्रेट। अब आर्टिकल 4 को ज़रा अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर सिंपल ये बात की जा रही है कि देखें, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको वन बाय वन आर्टिकल क्लियर करूँ, जस्ट आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। सिंपली इतना है कि आर्टिकल 4 ने ये कहा कि जो जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अगर किसी क्राइम के बारे में जानते हैं या उनके सामने कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो किसी को बताएं कि हाँ भाई हमारे सामने, मतलब कि बाउंड नहीं है, ड्यूटी बाउंड नहीं है। लेकिन उससे हायर अथॉरिटी यानी कि एडीजे साहब, ठीक है, डीजे उनको बुला लें और उनसे कहे कि अब आप ये बताएं कि क्या आपने ये जुर्म होते हुए देखा, क्या आपने किसी का मर्डर होते हुए देखा, क्या आपकी नॉलेज में ये बात है, तो वो बाउंड है, वो उनको आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स शादी में हो, शादी कर चुका हो, या फिर उसकी शादी टूट जाए, टूटने के बाद तो खैर अलग सरकमस्टांसेस हो जाते हैं। इन सिंपल मैनर शादी के दौरान की गई जो भी कम्युनिकेशन होती है, हस्बैंड वाइफ को कहते हैं मैंने इतने मर्डर किए हैं, या आज मैंने मर्डर किया है, या फिर मेरी ये प्लानिंग है फ्यूचर, या XYZ कोई भी ऐसी बात करता है हस्बैंड, तो ये कम्युनिकेशन हो जाती है ड्यूरिंग मैरिज। अब शादी ख़त्म होने के बाद, शादी को टूटने के बाद एक वाइफ हस्बैंड के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकती कि इसने ये जुर्म किए हैं। जैसे कि आपने रेहाम खान और जो है इमरान खान वाला मसला सुना होगा। तो रेहाम खान ने बुक लिखी जिसके अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ उसने कई बातें लिखी होंगी कि इमरान खान ने ये किया है, इमरान खान मुजरिम है, ये है, वो है, लेकिन उस स्टेटमेंट की वजह से इमरान खान को कोई भी सज़ा नहीं आ सकती। अंडरस्टैंड? लेकिन वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमा कर सकते हैं। उस गवाही से, वाइफ की गवाही से मुकदमा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली मैटर्स हैं। ठीक है, इसी पर्टिकुलर वे से वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 6, एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। जितने भी स्टेट्स के मामला थे, अफेयर्स ऑफ स्टेट है, वो भी प्रोटेक्टेड हैं। उनके उनके वो भी बात कोई लीक वगैरह नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ उसके बाद आता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। जो भी शख्स अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में है, उससे कोई बात कोई बाहर का बंदा नहीं पूछ सकता, भाई ये बताएं क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। और उसी के साथ साथ हमारे पास आर्टिकल 8, इन्फॉर्मेशन इज द कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। अब जो हमारे पास आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 किसको बाउंड करता है? आर्टिकल 8 बाउंड कर देता है आपका मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, और साथ साथ रेवेन्यू ऑफिसर। अब ये जो हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल 8, इसके अंदर सिंपल इतनी बात की गई है कि अगर कोई कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक मर्डर हुआ, तो अगर कोई शख्स ये बताएगा कि हाँ भाई ये मर्डर मैंने होते हुए देखा, तो उसका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। सिगाए राज में रखने का मकसद सिंपल इतना है कि वो एक किस्म की प्रोटेक्शन हासिल कर ले कि ये शख्स छूटने के बाद मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए। आपने अक्सर सुना होगा कि बिजली की चोरी बताने वाले का नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। तो ये आर्टिकल 8 के बारे में है। उसके बाद आर्टिकल 9 क्या है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब आर्टिकल 9 सिंपल इतना कहता है कि जो भी नो एडवोकेट शल फॉर द टाइम बी परमिटेड, यानी कोई भी एडवोकेट ये नहीं कह सकता कि मेरे ही जो मुवक्किल है, यानी कि मेरा ही जो क्लाइंट है उसने मर्डर किया है, या फिर वो ये नहीं कह सकता कि मेरा जो क्लाइंट है उसने ये जुर्म किया है। ठीक है, एक वकील अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 है या 12 है? आर्टिकल 12 ये कहता है कि एक जो हमारे पास क्लाइंट है वो वकील के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे आप जो है वकील बनने के बाद क्लाइंटों को ये मशवरा दें कि हाँ भाई आप जो है कोई भी जुर्म करें, हम बैठे हैं। और
इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन मिल रही है, किसको प्रोटेक्शन मिल रही है? किसी भी शख्स को, नो वन, जहाँ पर नो वन की बात आए तो वहाँ पर आर्टिकल 12 को याद रखिएगा। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नो एडवोकेट की बात है, नो एडवोकेट, तो वहाँ पर आपने जो है वर्ड याद रखना है आर्टिकल 9 का, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। उसके बाद आर्टिकल 11 क्या है? इंटरप्रीटर्स, यानी कि यही बात जो एडवोकेट वाली बात है, यही बात अप्लाई होगी किस पर? उसके जो आपका एडवोकेट होगा उसके इंटरप्रीटर यानी मुंशी वगैरह क्लाइंट और जो उसके जूनियर्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद प्रोटेक्शन टू टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी। अब कह रहा है कि एक शख्स गवाही देने आया है, वो टाइटल डीड लाने का पाबंद नहीं है, ठीक है। वो एक पार्टी है ही नहीं और आप उसको ये कहें कि आप भाई आप क्या लेके आए, आप जो है टाइटल डीड लेके आए, तो वो पाबंद नहीं है कि उसको बाउंड किया जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें। अंडरस्टैंड? उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट अदर पर्सन हैविंग पोजीशन। अगर एक शख्स ये कहे, एक शख्स से ये कहा जाए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करें, इसके अंदर वर्ड क्या आएगा? पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक शख्स है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, और वो ये कहे कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो एडवर्स पार्टी के पास है, तो वो बाउंड नहीं है कि वो एडवर्स पार्टी से वो डॉक्यूमेंट्स ला के कोर्ट को दिखाए, ठीक है। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या है? आर्टिकल 15 इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, अब ये इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है क्या? देखें, आर्टिकल 15 ने सिंपली इतनी बात की कि मिसाल के तौर पे अगर इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, ऐसा सवाल जो गवाह को मुजरिम बना दे, ऐसा सवाल जो गवाह को मुजरिम बना दे। अब ये किस तरीके से होगा? मिसाल के तौर पे एक गवाह आता है और वो ये कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि जिस टाइम 12:15 पे मर्डर हुआ रात के, और इस शख्स ने अपनी बीवी को जो है फांसे यानी कि हाथ से मारा है, ठीक है, या फिर वो कहे कि चाकू से मारा है, इस औजार से मारा है। अब वो रूम था बंद, तो उससे पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आप उस टाइम पे उस रूम में क्या कर रहे थे, क्योंकि आप तो इनके कोई रिलेटिव भी नहीं लगते, आप इनके कोई क्लोज फ्रेंड भी नहीं लगते। अब वो ये जवाब देगा कि मैं तो उधर चोरी करने गया था, या मैं जो है इसको मारने गया था, तो वो खुद मुजरिम बन जाएगा। तो वहाँ पर वो क्या लेगा? वो प्रोटेक्शन लेता है इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन की, ठीक है। फंडामेंटल राइट की एक प्रोटेक्शन लेता है, जिसके ज़रिए से उसको प्रोटेक्शन हासिल होती है कि वो अगर इसका जवाब भी दे दे तो उसको प्रोटेक्शन हासिल है, ये गवाही जो है उसके खिलाफ आगे फर्दर किसी और प्रोसीडिंग में यूज़ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर वो प्रोटेक्शन नहीं लेता आर्टिकल 15 की, तो यही गवाही उसके खिलाफ किसी और मुकदमे में भी यूज़ की जा सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है अकम्प्लिस। अब देखें अकम्प्लिस क्या है? अकम्प्लिस आर्टिकल 16 के अंदर भी है और आर्टिकल 129 बी के अंदर भी है, लेकिन ये दोनों आर्टिकल एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। आर्टिकल 16 तो सिंपली इतने कहता है कि अकम्प्लिस शल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कॉम्पिटेंट टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज एक्सेप्ट इन हुदूद केसेस। तो यानी कि जो आपके हुदूद मैटर्स हैं, हुदूद मैटर्स के अंदर तो अकम्प्लिस कॉम्पिटेंट नहीं है। इससे हट के अगर कोई और मुकदमा होता है तो वहाँ पर अकम्प्लिस शरीक जुर्म जो है वो क्या है? वो कॉम्पिटेंट है कि वो गवाही दे सकता है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 129 बी है क्यूएस होगा, 129 आर्टिकल है और ए बी सी ये क्या है? ये इलस्ट्रेशन है। तो आर्टिकल 129 बी ये कहता है अकम्प्लिस इज़ नॉट अ ट्रस्टवर्दी, अकम्प्लिस जो है वो काबिल एतमाद के काबिल नहीं है, ठीक है। क्यों काबिल एतमाद के लायक नहीं है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिंपली इतना है कि ज़ाहिर सी बात है, एक शरीक जुर्म है, एक शख्स क्या है? शरीक जुर्म है, उसने जुर्म किया है, तो हो सकता है वो कोर्ट को क्या कर रहा हो? कोर्ट को गुमराह कर रहा हो। क्या कर रहा हो? कोर्ट को गुमराह कर रहा हो, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो वो जो है उसकी जो गवाही है अनलेस कोरोबरेट नहीं होती किसी और एविडेंस के साथ, क्या नहीं होती? कोरोबरेट नहीं होती, तब तक उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल 17 हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है आर्टिकल 18 से लेके 69 तक, ये क्या है? रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। आर्टिकल 18 ने तो सिंपल इतनी बात की कि जो गवाही होगी,
क्या होगी, गवाही होगी। वो किससे मुताबिक होगी, या होगी फैक्ट इन इशू, या होगी रेलेवेंट फैक्ट के मुताबिक। ठीक है, गवाही किस बारे में ली जाएगी, ये पूछा जाता है कि भाई गवाही किस बारे में ली जाएगी, तो वो होगी या तो फैक्ट इन इशू या होगी रेलेवेंट फैक्ट। इन दोनों से ही मुताबिक गवाही ली जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है, रेस गिस्चाए। ये सवाल अक्सर पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। रेस गिस्चाए का आर्टिकल 19 है। रेस गिस्चाए वर्ड आपको बैरक के अंदर नहीं मिलेगा, नो डाउट, लेकिन ये क्या है, ये एक लैटिन टर्म है जिसके मतलब क्या है, जिसके मतलब है थिंग्स क्लोजली डन। थिंग्स क्लोजली डन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली इतना है कि फैक्ट्स विच थ्रो नॉट इन इशू बट सो कनेक्टेड टू द इशू। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने क्या किया, एक शख्स ने मर्डर किया एक रूम के अंदर, लेकिन रूम के अंदर मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस शख्स को खून से लथपथ, खून से आलूद कपड़ों के साथ किसी ने भागते हुए देख लिया, तो वो क्या है, वो है आपका रेस गिस्चाए, यानी कि थिंग्स क्लोजली डन। फिर उसके बाद क्या जाता है, उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 20 जो बात करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन काज ऑफ इफेक्ट फैक्ट इन इशू। कह रहा है कि फैक्ट इन इशू और काज या उसका सबब हो मर्डर होना, मर्डर होने की वजह, मर्डर होने की वजह, ठीक है, या उस वो अक्रंस, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब रेलेवेंट है, वो सब के सब क्या है, वो सब के सब रेलेवेंट हैं। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 21, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसका क्या मतलब है, मोटिव प्रिपरेशन और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। देखें आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 21 है वो ये कह रहा है कि जो आपकी मोटिव है, मोटिव मतलब कि वजह, मारने का वजह, और मोटिव के साथ साथ क्या, प्रिपरेशन, तैयारी करना, ठीक है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट या प्रीवियस कंडक्ट, यानी कि वो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट, उसने जिस तरीके से मारा या उससे पहले अगर वो वैसा कोई जुर्म कर चुका है, तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब रेलेवेंट हैं। उसके बाद आर्टिकल 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 है आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड, आइडेंटिफिकेशन पीरियड आर्टिकल 22 के अंदर है, जो हमें सिंपली इतना कहती है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यानी कि वो हकीकत जो किसी को जो है बज़ाहिर किसी की शनाख्त करने के लिए काम आए। अब ये शनाख्त किसी शख्स की भी हो सकती है, ये शनाख्त किसी चीज़ की भी हो सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने उसको मर्डर करते हुए देखा, लेकिन मैं उसको उसका चेहरा भूल गया हूँ, अगर एक बार मैं उसको देख लूँ तो पहचान जाऊँगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन पीरियड। अब इसकी जो कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, अब देखें लॉग एड के लिए आपने याद क्या रखना है, एक याद रखना है डायरेक्ट और उसी के साथ साथ इलस्ट्रेशन। डायरेक्ट और इलस्ट्रेशन, खैर बैरेक का ही इलस्ट्रेशन बैरेक का ही हिस्सा है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। बैरेक्ट और इलस्ट्रेशन अगर इन दोनों को आप अच्छे तरीके से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो QSO के 20 मार्क्स में से 19 कहीं भी नहीं गए। खैर, लेकिन बैरेक्ट आपने सब के सब जितने भी आपके जो भी सिलेबस है लॉग एड का, वो सारा का सारा आपने बैरेक्ट से ही पढ़ना है, कोई आपने वो नहीं यूज़ करनी जो गाइड्स वगैरह हैं। थिंग्स सेड और डन कॉन्स्पायरेटर, अच्छा कह रहा है कि जो कॉन्स्पायरेटर है, जो चाल वगैरह चलता है या फिर जो एक प्रिपरेशन करता है या एक प्लानिंग वगैरह बनाता है, तो वो भी क्या है, वो भी रेलेवेंट है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 24 क्या है, 24 है प्ली ऑफ एलिबाय। क्या है, प्ली ऑफ एलिबाय। अब ये जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 24 सिंपल इतना कहता है कि जो प्ली ऑफ एलिबाय है, प्ली ऑफ एलिबाय का मतलब ये कि एल्सवेयर, वेयर, मिसाल के तौर पे अशरफ को ये कहा जाए कि आपने इस टाइम पे इसका मर्डर किया, वो कहता है कि सर मैं इस टाइम पे कराची में था ही नहीं, मैं तो लाहौर में था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ पर वो जो है इररेलेवेंट बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। इररेलेवेंट फैक्ट्स रेलेवेंट कब बनते हैं, हो सकता है पिलियोफेलिबा भी पूछ लो और ये भी पूछ ले कि इररेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट कब बनते हैं।
तो वो ये कह रहा है कि सर मैं तो ओकेजन पे उस टाइम पे अक्रंस के टाइम पे वहाँ पर था ही नहीं, मौजूद ही नहीं था, किसी और सिटी में था, वो ट्रांजैक्शन दिखा देता है। अच्छा जी, अब जब प्ली ऑफ एलिबा उसने प्ली रेज की, एक अक्यूज ने प्ली रेज की कि आई वाज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम। अब जो जर्नली बर्डन ऑफ प्रूफ है वो तो प्रोसिक्यूशन साइड ही प्रूफ करती है, लेकिन जब अक्यूज्ड प्ली लेगा तो आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाएगा किस पर, अक्यूज पर। अब जब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाएगा उसको हम कहेंगे ऑनस ऑफ प्रूफ, ठीक है, 12 सबूत जब शिफ्ट हो जाएगा किस पर, अक्यूज पर, ठीक है। और इसके लिए एक स्टेटमेंट याद रख लें, इनोसेंट until prove guilty, ठीक है, बिकॉज द अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड, अक्यूज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट। खैर आज हमने कितने आर्टिकल्स क्लियर कर लिए, 24। कल से हम क्या करेंगे इंशाल्लाह 25 से ऑनवर्ड चलेंगे और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपका QSO कंप्लीट हो जाएगा। अब जो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आप बेरक की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं या फिर आप ये बता दें कि इसके नोट्स वगैरह शेयर कर दें। देखिए नोट्स में शेयर कर दूं, लेकिन बेहतरीन जो स्टडी है आपकी वो सिर्फ बेरक से और कॉन्सेप्चुअल स्टडी से, और साथ ही साथ जो मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर शेयर किए हैं बेरक स्मार्ट स्टडी के, वो अगर आप सुन लेंगे 2-2 से 3-3 बार या एक बार भी सुन लेंगे तो आपका लागेट कहीं भी नहीं गया, आप 60 से 70 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।